ऐसा होगा अगर आपका अमीर होना आपके लिए एक सजा बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ आज के कहानी के हीरो मैसरू के साथ। अमीर अरबपति का बेटा होने की वजह से उसे हर दिन क्लास के दूसरे सभी बच्चे चिढ़ाते रहते। फिर भी ये लड़का आम लोगों की तरह ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता। इतना ही नहीं, उसके छोटे कद की वजह से सब उसे छोटू चाय वाला कहकर मजाक बनाते। ओए छोटू चाय वाले। पर असल में अपना वो छोटू छुपा हुआ काकोई मास्टर था, जिसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे, क्योंकि हर रोज कुछ शैतानी ताकतों से घिरे गुड्डे और हथियारे उसे ढूंढते रहते, जिनका मकसद बहुत ही क्लियर था, उसका पैसा और प्रॉपर्टी। कहानी की शुरुआत एक मजेदार नक चढ़े से अमीर बच्चे मैसरू साइगा से होती है, जो कि अब साइगा फैमिली के सारे पैसों का वारिस होने वाला है। दरअसल साइगा परिवार जापान की सबसे बड़ी टैंक कंपनी का मालिक है। वहीं मैसरू एक लोकल सर्कस का शो देख रहा था, जहां वो किसी आम बच्चे की तरह ही एक्साइटेड था। उसे शो देखने में बहुत ही मजा आ रहा था कि वो कैसे करतब दिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन तभी शो बुरी तरह से गड़बड़ा गया, क्योंकि परफॉर्मेंस अचानक से बेकाबू हो गया और उन पपेट्स ने पब्लिक पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वहीं मैसरू अपने छोटे होने का फायदा उठाकर चुपके से सर्कस से भाग निकला। इसी बीच हमें एक सुंदर सी कटीली आंखों वाली लड़की नजर आती है, जो कि एक दूसरे सर्कस में अपना शो करने के लिए कपड़े बदल रही थी और अगले कुछ ही मिनटों में परफॉर्मेंस करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ नैरूमी कैटो नाम का एक पार्ट टाइम मैस्कोट टेडी बियर के कपड़ों में नजर आता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैन या टूरिस्ट उस सर्कस की टिकट खरीद सके। इसी बीच अपना हीरो मैसरू साइगा शहर पहुंच गया, जहां वो सीधा टेडी बियर नैरूमी से टकरा गया। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे सर्कस के अंदर ले चलो प्लीज। पर उल्टा नैरूमी देखकर ये हैरान रह गया कि इतना साफ सुथरा लड़का, सेक्सी हेयर कट, महंगे डिजाइनर वाले कपड़े जो आम इंसानों की जेब से बहुत ऊपर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो अपने अमीर माँ बाप से बिछड़ गया हो। मगर जब मैसरू एक बार फिर से गिड़गिड़ा कर उससे रिक्वेस्ट करता है, तो नैरूमी उसे झिड़क देता है, चल भाग जा यहाँ से, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। अब मैसरू समझ जाता है कि टेडी बियर उसकी मदद नहीं करेगा, तो वो किसी और को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब इधर थोड़ी देर बाद नैरूमी को अपने बुरे बिहेवियर पर पछतावा होने लगता है, सिर्फ इसलिए कि बच्चा अमीर परिवार से है और उसकी दुनिया अलग होगी। इसके लिए ये बिहेवियर दिखाना उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। मैसरू जैसे ही आगे बढ़ा, नैरूमी उसे आवाज देने की कोशिश करता है, मगर ठीक उसी वक्त उसे एक अजीब सा अटैक शुरू हो जाता है। ऐसा भयानक पैनिक अटैक या दौरा जिसमें उसे अचानक घुटन और अकड़न होने लगती है। और इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किसी को हंसाए, ताकि उसका सिस्टम रीसेट हो सके। अपनी थोड़ी सी बची हुई सांस के सहारे वो शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बड़े ही लिच्चड़ से अंदाज में अजीबोगरीब लौंडा डांस करने लग जाता है, बस इसी उम्मीद में कि उसे देखकर कोई तो हंसे, कोई तो हंसे। ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन कुछ मिनटों तक कोई भी नहीं मुस्कुराता और वो लगभग दम घुटकर अब मरने ही वाला होता है कि तभी मैसरू मुड़कर उसे देखता है और जोर से हंस पड़ता है। इसके साथ ही कुछ सेकंड के अंदर ही नैरूमी मौत को छूकर टक से वापिस आ जाता है और वो मैसरू को थैंक यू बोलता है, जबकि मैसरू दोबारा अपने रास्ते को हो लेता है। उसे किसी की कोई परवाह नहीं है भाई। मैसरू अभी पलटा ही था कि इतने में तीन लंबे पतले काले कपड़ों वाले आदमी, जिनका रिश्ता किसी जॉन बनेगा डॉन ग्रुप से था, उसे घेर लेते हैं। अब ये दिखने में तो आम इंसान जैसे ही थे, पर असल में वो सिर्फ एक पपेट थे। नैरूमी सोचता है कि मैसरू ने उसकी जान बचाई है, तो उसे भी कुछ करना चाहिए। इसी दौरान पहले वो खुद से कहता है, अरे ये अमीर बच्चे का झंझट रहने देने का भाई, खाली फोकट में कोई लफड़ा हो गया तो क्या करना भाई, चलते हैं चलते हैं। लेकिन तभी दिल के किसी कोने से उसका हीरा ठाकुर जाग जाता है। उसके अंदर का ये नेक इंसान हाथ पर हाथ धरे खड़ा नहीं रह सकता, इसीलिए वो अपनी खतरनाक कुंफू स्किल्स का इस्तेमाल करके उन काले सूट वालों से लड़कर मैसरू को उनके चुंगल से छुड़ा लेता है। काफी जोरदार फाइट के बाद भी उन आदमियों पर कोई असर नहीं दिखता। इसके बाद वो बिना बोले फिर से खड़े उठते हैं। नैरूमी, जो कि इस बात से अनजान है कि वो असल में इंसान नहीं बल्कि कठपुतलियां हैं, अब वो उनका सिस्टम ही पूरी तरह से हैंग करने की सोचते हुए एक का गला तोड़ देता है, जबकि दूसरे का तो भाई साहब हाथ ही उखाड़ देता है। लेकिन ये क्या, वो अजीब से दिखने वाले तातिया बिच्छू खुद को फिर से जोड़ लेते हैं। इसके साथ ही नैरूमी को उनकी सच्चाई का पता लग जाता है और वो मैसरू को पकड़कर भागते हुए शहर के पास वाले स्टेशन पहुंच जाता है, जहां से वो दोनों एक ट्रेन पर चढ़ते हैं ताकि शहर के किसी दूसरे हिस्से तक जा सके। इधर ट्रेन में नैरूमी गर्मी और पसीने से परेशान होकर अपना टैडी वाला सर बाहर निकालता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। उसे देखते ही मैसरू कहता है, आए हाय, छी छी, थू 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 थू, ये क्या देख लिया भाई, अरे तुम तो बिना मास्क के और भी ज्यादा डरावने दिखते हो। इस पर नैरूमी उसे डांटता है,
एक तो मुझे मुसीबत में डाल दिया, ऊपर से आंख दिखाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी उसे क्यों ले जाना चाहते हैं कि तभी नेरुमी को फिर से अटैक शुरू हो जाता है। वो उसे गले से पकड़कर बोलता है, अबे हंस, अबे हंस। और मैसरू उसका अजीब सा हाव भाव देखकर फिर से हंस देता है जिससे अटैक रुक जाता है और नेरुमी एक बार फिर बच जाता है। उधर चीजें पटरी पर आ जाने के बाद मैसरू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो जापान की बहुत बड़ी कंपनी साइगा ग्रुप लिमिटेड का मालिक बनने वाला है। इस कंपनी के आईटी टेक और ऑटोमोबाइल सेक्टर देश भर में फैले हैं। वो बताता है कि उसके पिताजी के मरने के बाद से ही इन कठपुतलियों ने उनका पीछा शुरू कर दिया है। ये सुनते ही नेरुमी समझ जाता है कि ये पतले पतले कठपुतली से हत्यारे लोग शायद मैसरू को किडनैप करके उसकी प्रॉपर्टी और पैसे हथियाना चाहते हैं। इसके बाद वो मैसरू से पूछता है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई, जिसके जवाब में मैसरू बताता है कि हाईवे पर ड्राइविंग करते समय एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उस कार के पर छक्के उड़ गए और जांच करने पर यह पता चला कि एक्सीडेंट की वजह कार के टायरों में किसी कठपुतली जैसी चीज की वजह से हुआ है। मैसरू आगे कहता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके दादाजी बताते थे कि साइगा परिवार के सभी मर्दों को अपनी खुद की काराकुरी डॉल बनाने का बड़ा शौक था। दरअसल ये डॉल अंदर से क्लॉक वर्क जैसी होती है जिनसे वो इंसानों सी हरकतें और अनोखे करतब दिखाती है। तुम्हें पता है, कभी ये साइगा कंपनी सिर्फ कठपुतली बनाने वाला एक छोटा सा बिजनेस था जो सर्कस में स्पेशल डॉल बेचा करता था। यही वजह है कि आज उनके पास इतनी बड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। मैसरू ये भी बताता है कि उसके दादाजी ने ये भी कहा था कि अगर उसके पिता की मौत हो जाए तो सारी कंपनी की दौलत उसी को मिलनी है, पर वो पूरी बात समझ नहीं पाया कि आखिर दादाजी कहना क्या चाहते थे। अंत में उसके दादाजी ने बताया कि अगर ऐसा कोई दिन आए तो तुम्हें वो खास सूटकेस ले जाकर सीधा किसी नजदीकी सर्कस में जाकर उसे शिरोगाने नाम के इंसान को ढूंढ कर देना होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद नेरुमी उससे पूछता है, आखिर ये शिरोगाने कौन है भाई? पर मैसरू को तो ये खुद नहीं पता, उसे बस इतना मालूम था कि ये बंदा किसी न किसी सर्कस में ही मिलेगा। नेरुमी समझ जाता है कि यही वजह थी कि मैसरू इतनी बेताबी से सर्कस में घुसना चाहता था। नेरुमी उसे आइडिया देता है कि ऐसे मामले में किसी बेतुके सर्कस में भागने से अच्छा है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। और ठीक उसी पल एक और कठपुतली हत्यारा ट्रेन के अंदर आ जाता है और वो नेरुमी के सभी हमलों को आसानी से रोकते हुए उसे पटक देता है। उधर नेरुमी उनके पागलपन भरे पावर को पहचान लेता है, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। इतना ही नहीं, वो अपनी आखिरी हिम्मत लगाकर इस अमीर बच्चे की रक्षा के लिए एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। और ठीक इसी दौरान एक और काले कोट वाला पपेट ट्रेन की पटरियों पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे ड्राइवर इंसान समझकर इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। पर वो तो एक लड़की की क्लॉकवर्क डॉल ही थी। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, ट्रेन के ब्रेक तो लग नहीं पाए तो ट्रेन ने उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ट्रेन तो भैया पटरी से उतर गई। इस तगड़े एक्सीडेंट के होने से मैसरू बुरी तरह से डरकर रोने लगता है। अब भैया बच्चे की क्या गलती है, वो तो बचपन से ही राजकुमारों की तरह पला है ना। इतने में नेरुमी उसे झापड़ लगाकर कहता है, अरे तुम्हारे पास अंबानी से भी ज्यादा पैसे हैं और तुम कमजोर बच्चा सा बनकर रो रहे हो। इन बेवकूफ डॉल्स को अपने पूरे खानदान की विरासत मिटाने दो। ये सब होते होते नेरुमी मैसरू को ट्रेन में ही छोड़कर खुद उन पपेट्स में से एक को पकड़ लेता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है, जहां मलबे के पास कोई और सर्कस मौजूद है। थोड़ी ही देर में ट्रेन रुक जाती है। अब मैसरू डगमगाते हुए बाहर निकल ही रहा था कि तभी एक और कठपुतली अचानक कहीं से उसके सामने आ जाती है, जो दिखने में बहुत ही डरावनी है। ये देखते ही मैसरू फिर भागने वाला होता है, पर उसे याद आता है कि नेरुमी ने उसे कहा था कि मजबूत बनो, सारा दारोमदार अब तुम पर है। बस इतना सोचते ही वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे सुपर पावरफुल कठपुतली पर फेंकता है। पर ये क्या, उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। तभी मैसरू नोटिस करता है कि ट्रेन का जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां पास में किसी दूसरे सर्कस की बिल्डिंग है। पूरे जोर से चिल्लाता है, शिरोगाने! इससे पहले कि कठपुतली उसके पास पहुंचे, सर्कस के थिएटर की लाइट जल उठती है। और ये क्या, कहानी में एक और नया ट्विस्ट। वो खूबसूरत महिला जो स्टार्टिंग में तंग कपड़े पहनकर परफॉर्मेंस करने वाली थी, वो ही असल में शिरोगाने निकलती है। वो देखती है कि ये बच्चा तो मरने ही वाला है, इसलिए वो जिम्नास्ट की तरह पूरी फुर्तीली मूव करके बीच में आ जाती है और मैसरू को मास्टर कहकर बुलाती है, मास्टर। इतना ही नहीं, वो अगले ही सेकंड कहती है कि मैं अपने मास्टर की रक्षा करूंगी। देर न करते हुए शिरोगाने तुरंत ही उस भारी से ब्रीफकेस को खोलती है जो मैसरू के दादा ने उसे दिया था, जिसमें से एक स्पेशल कठपुतली निकलती है, आर्ले क्विन। शिरोगाने इस लेजेंडरी कठपुतली का इस्तेमाल करके स्लेंडर मैन जैसे एनपीसी दुश्मनों को ऐसे निपटा देती है मानो वो रेयर पोकेमोन या यूगी-ओ का ट्रैप कार्ड हो।
वहीं आर्ले क्विन इतनी ओपी है कि वो उन सभी कठपुतलियों को आसानी से मार गिरा सकती है जो मेसरू को नुकसान पहुंचाने आई हो। इसके बाद शिरोगो ने मेसरू को संभालती है, जिस पर मेसरू पूछता है कि वो कौन है और इस डॉल को कैसे चला पा रही है। शिरोगो ने बताती है कि जब वो बच्ची थी तब उसके मम्मी पापा साएगा परिवार की फ्रांस वाले विला में नौकर की तरह काम करते थे और मेसरू के पिता ने उससे ये वादा लिया था कि अगर मेरे बेटे पर कोई भी आफत आई तो तुम उसकी रक्षा करोगी। मुझसे वादा करो, करोगी ना रक्षा। इधर नैरूमी भी कठपुतली को रैंडी ओटन स्टाइल पावर स्लैम करके एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। हाँ, उसे थोड़ी बहुत चोट तो लगी थी, पर वो शिरोगोनो को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि उसे तो मिस्टर टेडी बियर रीज मोड में एंट्री करनी चाहिए, पर फिर उसकी नजर शिरोगोने पर जाती है जो मैसरू को ऐसे गले लगाए हुए हैं जैसे गन्ने के जूस की मशीन में गन्ने का हाल होता है। बच्चा नैरूमी को देखते ही बताता है कि मैं इन्हीं को तो ढूंढ रहा था। इधर नैरूमी अभी कुछ बोलता कि शिरोगोने को शक हो जाता है कि कहीं ये भी मास्टर मैसरू को नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन तो नहीं। वो अपने आर्ले क्वीन से तुरंत ही नैरूमी पर हमला कर देती है। उधर नैरूमी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने सब कुछ अनसुना कर दिया और थोड़ी ही देर में दोनों के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ती है जैसे वो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। ये देखकर मैसरू बीच बचाव करने की कोशिश करता है, पर ये क्या, उल्टा दोनों और उसके चेहरे पर जोरदार चांटा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब दोनों की नजर बेहोश बच्चे पर पड़ती है तब शिरोगोने कहती है कि अब से वो बच्चा उसी के साथ रहेगा जहां कोई कठपुतली उसे ढूंढ ना पाए। वो मैसरू को कंधे पर लेकर चली जाती है। इधर नैरूमी भी मौका देखकर सोचता है कि वो फिर से किसी नई कठपुतली के चक्कर में यहाँ फंस ना जाए, तो अच्छा यही होगा कि यहाँ से कट लो भैया। पर तभी उसे याद आता है कि इन डॉल्स ने कैसे ट्रेन के बेकसूर लोगों को मारा है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो इन सारी शैतानी कठपुतलियों का अंत करेगा और पता लगाएगा कि कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है और ये सब मैसरू के पीछे क्यों पड़े हैं। उधर साइड में खड़े एक अजीब सी आदमी की नजर ये सब तमाशा अपनी आंखों से देख रही थी, जो सब खत्म होने पर अपने बॉस को फोन करके रिपोर्ट देता है कि बॉस मिशन फेल हो गया। एक जैकलीन जैसी कमाल सी लड़की ऐसी कठपुतलियां चला रही है जैसे उनके मास्टर्स चलाते हैं। वो बॉस से पूछता है कि बॉस, क्यों ना हम पुल्सिना नाम की दूसरी कठपुतली भेजकर नैरूमी, शिरोगोना और मैसरू तीनों का काम तमाम कर दे। इसके बाद नैरूमी को शिरोगोने और मैसरू कमजोर हालत में सड़क पर मिलते हैं, जहां वो कहता है कि वो एक डॉक्टर को जानता है जो तुम्हारा और इस लड़के का इलाज कर देगा। इस बात पर शिरोगोने उस पर भरोसा करते हुए उसके साथ क्लिनिक पहुंचती है, जहां डॉक्टर मैसरू के घाव को देखता है और आराम करने को कहता है। इसके बाद शिरोगोने नैरूमी से पूछती है कि वो उनकी मदद क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में नैरूमी कहता है कि मैसरू ने मेरी जान बचाई थी तो मुझे भी उसका एहसान चुकाना है, बस इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। और वो अपना कंडीशन भी समझाने लगता है। पर तभी खिड़की में एक और अजीब सी कठपुतली दिखाई देती है। शिरोगोने कहती है कि तुमने मैसरू को बचाया है इसलिए तुम मेरे साथी हो सकते हो, पर मुझे तुम्हारी बीमारी से कोई मतलब नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। इसके साथ ही वो दोनों बाहर निकलते हैं ताकि उस कठपुतली और उसके मालिक का सामना कर सके। इधर कठपुतली का मालिक जोर से चिल्लाता है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लड़के को मारना है, जिसे सुनते ही शिरोगोने गुस्से में भर जाती है और तुरंत आर्ले क्वीन को मैदान में उतारती है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन की कठपुतली पुल्सिनेला काफी खतरनाक और बेजोड़ थी। उसकी खास बात यह थी कि वो गुस्से में कंक्रीट तोड़ डालती थी। वो आर्ले क्वीन पर भी जबरदस्त वार करता है, पर आर्ले क्वीन इतनी ओपी है कि उसका हथियार तोड़ देती है। फिर आर्ले क्वीन उसके सर को एक ही हाथ से जकड़कर बंद कर देती है। उसके बाद शिरोगोने सर्वलिंग टाइगर नाम का स्पेशल अटैक शुरू करके पुल्सिनेला के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, पर तभी कठपुतली के मालिक की आवाज आती है, पीछे तो देख। शिरोगोने जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है जो तेज तरार चाकू लिए मैसरू को घेर कर उसके टुकड़े करने ही वाले होते हैं। पर तभी नैरूमी झपट कर कुंफू स्टाइल में उन्हें क्लिनिक से बाहर फेंक देता है और वो सभी भाग जाते हैं। इसके बाद सब मैसरू के पास जाते हैं जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर डॉक्टर वापस आता है और पूछता है, अबे ये क्या बवाल मचा दिया मेरे क्लिनिक में, पर सब उसे अनदेखा कर देते हैं मानो वो कोई साइड कैरेक्टर हो। उधर मैसरू ये सब देखकर रोने लगता है और खुद को दोषी मानता है कि उसकी वजह से सब मुश्किलों में फंसे हैं। तब नैरूमी उसे समझाता है कि इसमें मैसरू की कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता था। मगर तभी नैरूमी को एक बार फिर से जोनाफा का झटका शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो मैसरू से कहता है कि प्लीज मुझ पर हंसो, पर बच्चा समझ नहीं पाता और रोता रहता है। थोड़ी देर में डॉक्टर बताता है कि नैरूमी को मर्दों वाली वो बीमारी है जिसमें आसपास का कोई दुखी हो तो उसका दम घुटने लगता है
और उसे इसके लिए किसी को हंसाना पड़ेगा वरना वो मर भी सकता है। ये सुनकर नैरुमी बौखलाकर बाहर भागता है और अपना लौंडा नाच करने लगता है, लेकिन सभी सुपरमार्केट के लोग उसे टिकटॉकर समझकर भागने लगते हैं। भागो, अरे टिकटॉकर है ये, भागो यहाँ से। इधर जब शिरोगोने और मैसरू को उसकी बीमारी का पता चलता है तो वो उसका पीछा करते हैं। उसे संभालने की कोशिश में कभी कभार तो उसे इतना पीट देते हैं कि आसपास के लोग हंस पड़ते, और इसी तमाशे के बीच वो जानलेवा दौरे से बच जाता है। इसके बाद नैरुमी उन्हें अपने घर रुकने का न्योता देता है ताकि मैसरू को सुरक्षित रखा जा सके, और थोड़े दिनों में ही तीनों साथ रहने लगते हैं, मानो जैसे वो लोग एक परिवार हो। इसके बाद मैसरू नैरुमी को बताता है कि वो किसी मिस्ट्रेस के पेट से जन्मा था। माँ के मरने के बाद कोई वकील उसे उसके बाप से मिलाने ले गया। वो हमेशा से कमजोर और गरीब रहा, जिसकी वजह से लोग उसे तंग करते रहते थे, पर अब अचानक से सारी जायदाद उसे मिल गई जो उसे कभी चाहिए भी नहीं थी। उसे तो बस अपनी माँ की एक खूबसूरत कब्र बनानी थी। नैरुमी ये सुनकर सेंटी हो जाता है। वो मैसरू को पुराना एल्बम दिखाकर समझाता है कि वो भी कभी कमजोर और सिंगल पसली था, और अब देखो मेरे डोले शोले, हर छोटी बात पर रो दिया करता था मैं, पर मेहनत से मैं इतना ताकतवर बन गया हूँ कि आज वो जो है ना एंड्रयू टेट या लोगन पॉल जैसे बंदों को एक पंच में गिरा सकता हूँ। ये देखकर मैसरू खुश हो जाता है और नैरुमी से गुजारिश करता है कि उसे भी मजबूत बनाना सिखा दे बस। इसके बाद वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर कभी ना जाए जैसे औरों ने किया। ये सुनकर नैरुमी मान जाता है और शिरोगोने की तरफ नजर फेरता है, लेकिन उसकी नजर उसकी खूबसूरत टांगों पर अटक जाती है। उसी रात मैसरू बाथरूम जाने के लिए उठा कि तभी अचानक एक पपेट दीवार तोड़कर अंदर घुस गया और उसने मैसरू को किडनैप कर लिया। उधर आवाज सुनकर शिरोगोने और नैरुमी भी जाग गए, पर जल्दबाजी में शिरोगोने आर्ले क्विन को भूल जाती है, जिसकी वजह से कठपुतली गैंग उसे फौरन ही काबू कर लेते हैं। नैरुमी बीच बचाव करना चाहता है, पर कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और दोनों की आंखों के सामने ही वो गाड़ी में मैसरू को डालकर तेजी से ले जाते हैं। अब उधर नैरुमी पुलिस को फोन करने की सोचता है, लेकिन तभी एक काली कार उनके ठीक सामने आकर रुकती है और पिछली लड़ाई में दिखा पपेट मास्टर बाहर निकलता है, जिसका नाम आयरियो है। वो कहता है कि जिसने मैसरू को किडनैप किया है वो भी साइगा परिवार का ही कोई बंदा है, जो पैसों की लालच में मैसरू को गोद लेना चाहता है। दोनों साइड्स का मकसद सिर्फ एक ही है, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। अगर नैरुमी और शिरोगोने लड़के को बचाना चाहते हैं तो उन्हें साइगा परिवार के मैंशन तक जाना होगा, जो कि बहुत सारे खतरनाक मास्टर और उनके पपेट से भरा हुआ है, और वहां लोगों का स्वागत ऐसे होता है मानो जैसे पोकेमोन गेम में रैंडम बैटल्स हो रहे हों। अब ये सुनकर नैरुमी और शिरोगोने पपेट मास्टर एरियो का साथ देते हैं। इधर एरियो के आदमियों ने पहले से तय किया है कि वो उस जमीन में टाइम बम लगाएंगे ताकि ऑपोजिट साइड के लोगों के साथ साथ वो सारी प्रॉपर्टी भी उड़ा सके। उधर नैरुमी अंदर घुसकर न्यूब जैसे गार्ड्स को धड़ाधड़ गिरा देता है। जल्दी वो एक मेन दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां एक अल्टीमेट साइगा पपेटियर पहरा दे रहा है। अब जैसे ही कोई आदमी उसे खोलने के लिए जाता है तो एक छिपी हुई मशीन से उनका कीमा बन जाता है। खच 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 खच। अब शिरोगोने को ये झंझट बकवास लगता है, इसीलिए वो अर्ले क्वीन को लेकर आती है और उस दरवाजे और गार्ड्स दोनों को ही तहस नहस कर देती है। इधर मैसरू एक आलीशान बिस्तर पर होश में आता है, जहां वही किडनैपर जो कि उसका अंकल जिंजी है उसे बताता है कि वो उसे अपने बेटे के रूप में गोद लेना चाहता है, पर बस पैसों के लिए और कुछ नहीं। अब ये सुनते ही मैसरू समझ जाता है कि ये भी उसके पापा की तरह ही खराब इंसान है, तो वो उसके कमर के नीचे लात मारकर भाग जाता है। इसी दौरान एक पुराने कमरे में उसे अपने पिता की एक डायरी मिलती है, जिसे पढ़कर उसे एहसास होता है कि असल में इसके पिता ने ही पपेटियर्स को एक दूसरे को मिटाने के लिए उकसाया था। इधर जेंजी मैसरू को फिर से पकड़ लेता है। ओहो, तो तुम यहाँ छुपे हो। उधर नैरुमी और शिरोगोने घर में दुश्मनों से लड़ते हुए और अंदर आ जाते हैं कि तभी अचानक वो एक जाल में फंसकर एक भयंकर टनल में गिर जाते हैं। इसी तरह बड़ी मुश्किल से नैरुमी शिरोगोने को गिरने से बचाता है और इसी दौरान उसे खुद को बहुत चोट लगती है, पर वो अपनी होने वाली दुल्हन शिरोगोने को खरोच तक नहीं आने देता। उधर जेंजी मैसरू को कंट्रोल रूम में लाकर नैरुमी और शिरोगोने का हाल दिखाता है, जिसे देखकर मैसरू बुरी तरह से हताश हो जाता है और अगले ही पल वो जेंजी पर आग बुझाने वाले हथियार से हमला करके खिड़की से कूद जाता है। इस दौरान उसे नैरुमी की बात भी याद आती है कि बाबू मोशाय, सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा हंसते रहने का। अब इसी दौरान नीचे एरियो किसी पपेटियर से बुरी तरह से घिरा हुआ होता है कि तभी मैसरू उसके ऊपर आके गिरता है और उसे बचा लेता है। इसी बीच मैसरू उसे डायरी दिखाकर समझाता है कि कैसे साइगा परिवार ने इन हथियारों को सिर्फ मोहरा बनाया है,
ये सुनते ही एरियो को बहुत गुस्सा आ गया और वो मैसरू का साथ देने को तैयार हो गया। इसके बाद दोनों जेंजी के पास जाते हैं, जहाँ जेंजी उसे ये धमकी देता है कि अगर मैसरू उसके गोद लेने के समझौते पर साइन नहीं करेगा तो वो उसके साथियों को काट देगा, काट। उसने कोई डोर से चलने वाली कठपुतली को उन दोनों पर ही तैनात कर रखा था। अपने दोस्तों का ये हाल देखकर मैसरू साइन करने के लिए मान जाता है कि तभी मास्टर ने उसे बताया, चीटिंग चीटिंग कर रहा है तेरा चाचा, एक नंबर का धोखेबाज है ये। अब ये सुनते ही वो अपने चाचा की टांगे तोड़कर वहां से भाग जाता है और फिर पपेट मास्टर की मदद से सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, जहां दरवाजे के खुलते ही वो एक बार फिर से जेंजी के कब्जे में आ जाता है। और इस बार जेंजी ने उसका स्वागत अपने कटर पपेट से किया, जिसने सीधा मैसरू पे हमला करके उसके हाथ को ब्लेड से घेर दिया। अगले ही पल जेंजी की आवाज आती है, अरे अब तो साइन कर दे भरोसे वाले, वरना ये हाथ हमको दे दे। इसी बीच शिरोगो ने लपक कर बीच में आती है और अपने हाथ कटवाने को तैयार हो जाती है, पर नारुमी को ये बर्दाश्त नहीं होता। आखिर जिस लड़की पर उसका क्रश है वो भला टूंडी थोड़ी ना अच्छी लगेगी। अगले ही पल वो कठपुतली के ब्लेड तोड़ देता है और लोहे की सलाखों को मोड़कर सबको आजाद कर देता है। इधर नारुमी और शिरोगोने की नजर जैसे ही बुरी तरह पिटे हुए मैसरू पर पड़ती है, वो देखकर तो नारुमी बौखला जाता है। इसके बाद वो गुस्से में आकर सबकी चटनी बना देता है। इसी बीच शिरोगोने को दुश्मनों की वजह से पैर में बड़ी चोट लगती है और थोड़ी ही देर में नारुमी खुद भी दबोचा जाता है। लेकिन इसी दौरान मैसरू हिम्मत जुटाकर आर्ले क्वीन के तार थाम लेता है और फिर स्पिनिंग टाइगर अटैक चलाकर सबको बचा लेता है। ये होता है ना हीरो। लेकिन तभी अचानक से बम फटने लगते हैं, भुशक्या ढुश, और थोड़ी ही देर में सारी बिल्डिंगें गिर जाती है। इधर एरियो ने मदद की कोशिश की, पर मैसरू बुरी तरह से मलबे में फंस जाता है। उधर नारुमी शिरोगोने को बचाने के लिए बाहर भेजता है, तुम बाहर जाओ, और खुद उस आग और मलबे में कूदकर मैसरू की रक्षा करता है। इसी बीच ज्यादा जोर लगाने से नारुमी को फिर से अटैक आ जाता है। तब वो मैसरू से कहता है, हंसते रहो, तुम एक दिन मुझसे भी ज्यादा मजबूत बनोगे, हंसते रहो। पर ये क्या, धीरे धीरे बढ़ती आग और धुएं की वजह से मैसरू वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह तक सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो चुका था। वहीं मैसरू की आंख जैसे ही खुली तो वो देखता है कि वो अब भी नारुमी के हाथ के नीचे सुरक्षित पड़ा है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि दोनों बच गए। पर तभी अचानक उसकी नजर ऊपर की ओर गई, जहां उसे ये एहसास हुआ कि वहां सिर्फ नारुमी का हाथ ही है। शायद नारुमी आग में जलकर मर गया। खैर, इस घटना को 2 महीने बीत जाते हैं। मैसरू और शिरोगो ने चोटों से उभर कर फिर से नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जहां मैसरू ने साइगा परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी, वहीं दूसरी ओर शिरोगोने ने भी सर्कस छोड़ दिया था और अब वो मैसरू के घर में मेड की तरह रहने लगी थी। दोनों को ही नारुमी की बहुत याद आती थी। इधर शिरोगोने को लगता था कि अब उसकी जिंदगी में हंसने का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो आखिरी पलों में नारुमी को बचा नहीं पाई। उधर मैसरू दोबारा स्कूल जाता है, जहां लड़के एक बार फिर से उसे तंग करने लगते हैं, पर उसके जवाब में अब वो ना तो रोता है और ना ही लड़ता है, बल्कि अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ वो उन्हें टाल देता है। एक बार जब उन्होंने उसे धक्का दिया, तब गलती से उसकी पट्टियां खुल गई और उसके जख्म दिखने लगे। तब मैसरू से रहा नहीं जाता और वो अपनी कमीज उतार कर सबको अपने टांकों के निशान दिखाता है और कहता है, मेरी जान लेने के लिए दुनिया में इससे भी कई बड़े खतरे घूम रहे हैं और तुम्हारी गुंडागर्दी अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो कहता है वो तो अब बस उस आदमी की तरह मुस्कुराकर जीना चाहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके साथ ही स्कूल खत्म होने पर वो शिरोगोने को किसी सर्कस में ले जाता है ताकि वो दोबारा सर्कस से जुड़कर अपनी जिंदगी में खुशी ला पाए। उधर अमेरिका में सिल्वर हेयर फ्रेंच इंसान नारुमी की अस्पताल में देखभाल कर रहा था। वो गाय किसी लूसिल नाम की एक औरत के निर्देशों पर काम करता था। दरअसल यही महिला शिरोगोने की बचपन की यादों में भी थी। वो लड़का बताता है कि जापान में एक मिशन के दौरान उसने जलती हुई बिल्डिंग के मलबे के अंदर नारुमी को ढूंढा था। उसे फिर अमेरिका लाया गया और एक ऐसे अस्पताल में भर्ती किया गया जहां 2000 बच्चे इस अटैक की बीमारी से पीड़ित है। उसने नारुमी के कटे हाथ की जगह एक नकली पपेट का हाथ लगा दिया और खास दवाइयों से उसकी रिकवरी भी तेज होने लगी। इसी बीच नारुमी होश में आ गया, पर उसे अपना नाम तक याद नहीं था।
तब वो आदमी नेरुमी को उसका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है और वो उसे बताता है कि कैसे उसने उसे बचाया। इसके बाद नेरुमी अपना दिन उन बीमार बच्चों के साथ खेलते हुए बिताता है, जहाँ वो उनकी बीमारी से लड़ने में उनकी मदद करके उन्हें हंसाता है। हंसो बच्चों। एक रात नेरुमी देखता है कि इस अस्पताल के डॉक्टर्स सभी नशे की लत में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि नेरुमी की देखभाल करने वाला वो लड़का एक बच्चे से कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही नेरुमी गुस्से से बौखला गया और उन लोगों से इस बात का जवाब मांगता है। इसके जवाब में वो लड़का उसे बताता है कि इस बीमारी जोनाफा का कोई भी इलाज नहीं है, बस एक एक्वाविटे नाम की एक चीज है जो किसी पुराने अल्केमिस्ट ने बनाई थी, पर अब उसे कोई फिर से बना ही नहीं सकता। साथ ही वो ये भी समझाता है कि जोनाफा के 3 स्टेजेस है। पहला जहां घुटन और पैनिक अटैक आते हैं, दूसरे स्टेज में शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और वही तीसरे स्टेज में इंसान अमर हो जाता है, लेकिन पर वो हमेशा के लिए लकवे का शिकार भी हो जाता है। ये बीमारी किसी ऑटोमेशन के गुट द्वारा फैलती है जिसका नाम मिडनाइट सर्कस बताया गया है। ये वो ग्रुप था जो इंसानों को नष्ट करना चाहते हैं। वो बताता है कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया ही जोनाफा की बीमारी से तबाह हो सकती है। ये सुनकर नेरुमी को गुस्सा आता है कि कैसे ये मैकेनिकल राक्षस मासूम बच्चों को तबाह कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर इन्हें रोकना चाहता है। तब वो लड़का बताता है कि उसने एक्वाविटे का आखिरी हिस्सा नेरुमी को ठीक करने में लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेशन पावर और शरीर की शक्ति बढ़ी है। अब वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। इस नई जिंदगी के बदले वो लड़का चाहता है कि नेरुमी भी एक कठपुतली चलाने वाला योद्धा बने और इन ऑटोमेशन से लड़े। शिरोगोने शब्द सुनते ही नेरुमी को अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा याद आता है। उसी समय लूसी आकर बताती है कि ऑटोमेटा ने यहाँ पर हमला कर दिया है। ये सुनते ही नेरुमी बच्चों की रक्षा के लिए उनसे जा भिड़ा और सारे ऑटोमेटा को चूर चूर कर दिया। अब नेरुमी उस लड़के की बात मानकर एक तगड़ा शिरोगोने बनने की कसम खाता है। इधर जापान में शिरोगोने किसी सड़क पर सर्कस ट्रिक दिखाकर पैसे कमा रही थी ताकि अपने नए सर्कस के फंड के लिए पैसे जोड़ सके। उसकी परफॉर्मेंस के बाद विल्मा नाम की एक लड़की उससे छुरे फेंकने की बाजी लगाती है और इतना ही नहीं, वो बड़ी आसानी से उससे जीत भी जाती है, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो गई। असल में विल्मा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी जिसे मैसरू को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसी दौरान एक रात उसने मैसरू पर हमला कर दिया। पर ठीक उसी समय वहाँ पर शिरोगोने बीच में आ गई और इसके साथ ही दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। विल्मा के नाइफ मानो गोलियों की रफ्तार से निकलते हैं, जिससे शिरोगोने पूरी तरह से छलनी हो गई। यहाँ तक कि उसके सर में भी एक चाकू घुस जाता है, पर इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानती और आखिरकार वो विल्मा को हरा देती है। के बाद वो कहती है कि वो एक्वाविटे की बदौलत अब भी खड़ी है। उधर मैसरू के रिक्वेस्ट पर शिरोगोने विल्मा को मारती नहीं बल्कि उसके घाव पर पट्टी बांध देती है। इसके साथ ही विल्मा की जान बख्श दी गई, जिससे विल्मा का दिल पिघल गया और वो उन्हें मारने की बजाय उसी सर्कस में नाइफ थ्रोअर बनकर शामिल हो जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं, जिसके बाद शिरोगोने ने काफी पैसा जमा कर लिया था और जिन पैसों से मैसरू और बाकी सभी लोग एक बड़े सर्कस शो का आयोजन करते हैं। उधर शिरोगोने अब भी नेरुमी के खोने का दुख मनाती हुई अपने आप को दोष देती है कि काश उसने उसे कुछ ज्यादा अपनापन दिखाया होता, पर उसे सर्कस में अब भी परिवार सा माहौल ही मिल रहा है। इधर लड़का नेरुमी और लूसिल तीनों चीन जाने वाली फ्लाइट में बैठते हैं, जहां उड़ान के दौरान कुछ ऑटोमेटा ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और पायलट्स को मार दिया। अब उनका अगला मकसद बम लगाकर जहाज को उड़ा देना है। ये देखकर नेरुमी और उसके साथी प्लानिंग करके उन पर पलटवार करते हैं, जिससे सभी पैसेंजर बुरी तरह से डर गए। ऑटोमेटा पैसेंजर्स को धमकाते हुए कहता है कि नेरुमी पर जितना हमला होगा उतनी बार वो लोगों की उंगलियां तोड़ेंगे। इसके बाद नेरुमी 7 हमलों को झेलता है, जिससे और कोई नहीं बल्कि लड़के की 7 उंगलियां तोड़ दी जाती है। इसके बाद लड़का अपनी कठपुतली ओलंपिया तैनात करता है, जो रॉकेट बूस्टर जैसी टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है और जहाज के बाहर जाकर इंजन उड़ाने पर उतारू ऑटोमेटा को रोकती है। वो किसी न किसी तरह से जहाज को जापान के किनारे पर उतार देते हैं, जहां मैसरू का सर्कस चल रहा है। एक ऑटोमेशन बाहर निकलता है और सीधा मैसरू पर हमला करता है। ये देखकर शिरोगोने उसे बचाने के लिए बीच में आ गई, पर उस ऑटोमेटा के वार से वो बुरी तरह से घायल हो गई। उधर ऑटोमेशन ने गलती से शिरोगोने का खून चख लिया कि तभी अचानक नेरुमी वहां आकर उसे खत्म कर देता है। उसने मैसरू के सिर पर हाथ फेरा और फिर तेजी से गायब हो गया, जैसे वो धुएं में कहीं पर खो गया हो।
ये देखकर शिरोगोने और मैसरू इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वो अभी भी जिंदा है। उधर नैरूमी इसके बाद लूसिल के साथ वापस चीन लौट गया, जबकि वो लड़का यहीं पर घायल होकर अपना दर्द सहता रहता है। इधर शिरोगोने को पता चलता है कि वो लड़का उसका पुराना गुरु है जिसने उसे कठपुतली चलाना सिखाया था। अब वो बुरी तरह से घायल है, इसीलिए शिरोगोने और मैसरू उसकी देखभाल करते हैं। एक रात मैसरू को बुरे सपने आते हैं, जिसके बाद वो सोचता है कि उसे समझना होगा कि उसके पिता ने सब कुछ उसी के नाम क्यों कर दिया और इस पूरे रहस्य के पीछे आखिर बात क्या है। उधर नैरूमी भी अपने पुराने कुंफू मास्टर के गांव जाता है, जहां पर वो मास्टर की बेटी से मिलता है, जिसने उसे बताया कि उसके पिता जोनाफा का इलाज ढूंढने के लिए स्प्रिंग ऑफ लाइफ की तलाश में है, ताकि वो उसका पानी पीकर ठीक हो सके। थोड़ी ही देर में उसे वहां पर मास्टर पत्थर पर बैठा दिखाई देता है। नैरूमी उसे कठपुतलियों और दुनिया पर मंडराते खतरे के बारे में सब कुछ बताता है। तब बूढ़ा उसे बताता है कि वो बाई परिवार से था, जिन्होंने काराकुरी डॉल, एक्वाविटे और अनजाने में जोनाफा फैलने वाली चीजों की नींव रखी थी, वो भी सदियों पहले। दरअसल यिन और जिन दो भाई थे, जिन्हें गलती से एक ही लड़की पसंद आ गई। अब लड़की का चक्कर तो खतरनाक होता ही है, और यही कारण भी बना। जहां यिन ने लड़की से शादी कर एक्वाविटे की खोज करी, वहीं उसी लड़की की चाह ने जिन को शैतान बना दिया। इसी बीच पेंटालोन, जो कि उन 4 सबसे पुराने ऑटोमेटा में से एक माना जाता है, वो वहां पर आ गया। उसने बताया कि किसी को नहीं पता कि जिन नाम का छोटा भाई कहाँ गया। इतने में मास्टर डायनामाइट से विस्फोट करके खुद कुर्बान हो जाता है, बूम, ताकि नैरूमी और उसके लोग बचकर आगे बढ़ सके। इसके बाद लूसिल किसी शिरोगोने डॉग की मदद से पेंटालून का सुराग ढूंढती है, जिसने उसे मिडनाइट सर्कस के बेस तक पहुंचा दिया। वो वहां पर सारे शिरोगोने योद्धाओं को फाइनल लड़ाई के लिए बुलाती है। अब शिरोगोने वो लोग हैं जिन्होंने अपने शरीरों में मैकेनिकल बदलाव कर रखे हैं, ताकि वो ऑटोमेटा से लड़ सके, और वहां पर बहुत बड़ी गिनती में योद्धा इकट्ठे होते हैं। अरे भैया, बात दिलचस्प तो तब हो गई जब सैकड़ों लोगों के आने के बाद भी रूल्स बड़े ही अजीब से रखे गए। और वो रूल क्या था? 1-on-1 लड़ाई, जिसमें सिर्फ जीतने वाला ही आगे बढ़ेगा। लूसिल, फातिमा, रकेनफिल, टीम टार और नारूमी जैसे 6 चुनिंदा शिरोगोने सर्कस टेंट में घुसते हैं, जहां उन्हें निचले दर्जे के बहुत से ऑटोमेटा से लड़ना पड़ता है। नारूमी कई सारों को तोड़ता जाता है। अब कुछ शिरोगोने साथी कमजोर भी साबित होते हैं, इसीलिए वो मारे जाते हैं। नारूमी एक खूंखार ऑटोमेटन को हराता है, जिसने पिछले कुछ बंदों को मार दिया था। आगे फातिमा और मिंगशिया भी कुछ बेस लेवल डॉल से लड़ते हैं। इसके बाद उन्हें 2 दरवाजों में से एक दरवाजा चुनना होता है, जिसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये दरवाजा लेडी फ्रांसीन तक जाता है, यानी कि जिसके लिए ये सब ऑटोमेशन काम करते हैं, उस लेडी तक जाएगा ये दरवाजा। और वही दूसरा दरवाजा डाउटोर नाम के दुश्मन की चाल हो सकती है। एरियो, जो कि पपेट मास्टर होने के साथ साथ एक अमीर और उबा हुआ सा आदमी था, दोबारा कहानी में आता है। उसका साथी इरेन उसे मनाकर वापस युद्ध में चलने की जिद करता है, जिसके बाद उसने अपने पुराने गांव जाकर कई सारे हथियार उठाए, और फिर वो रेगिस्तान का सहारा लेकर मिडनाइट सर्कस के अड्डे तक पहुंच ही गया। उधर नारूमी एक लंबी सीढ़ी से नीचे उतरता है, जहां उसे डाउटोर स्क्रीन पर दिखता है। वो बताता है कि ये कोई आम कमरा नहीं है, बल्कि स्पाइक्स वाला कमरा है, जो हर 3 मिनट में थोड़ा सा नीचे सरकेगा और शायद कुल 18 मिनट में सबको कुचल देगा। इसके बाद नारूमी एक रोबोटिक शिरोगोने रेना को बेहोश कर देता है, ताकि दूसरे लोग बच निकले, और वो खुद स्पाइक्स को रोकने में लग जाता है। इसी दौरान शरीर में वो जगह जगह से छलनी होता जाता है, पर आखिरकार उन्हें भी बचा ही लेता है। आगे जाकर उसे कुछ और शिरोगोने मिलते हैं, जिनमें से 2 की लाशें नीचे जमीन पर दिखती है। अब इधर अचानक एक बहुत बड़ा क्रशर उन्हें कुचलने आया ही था कि एक महान शिरोगोने 5 मिनट तक उसे रोक कर रखता है और अंत में अपनी जान तक दे देता है। और इस दौरान नारूमी और रेना आगे बढ़ते हुए आखिरकार मेन सर्कस एरिया में आते हैं, जहां पर 4 पुराने ऑटोमेटा पहले से ही मौजूद थे, जिनका नाम था पेंटालोन, डाउटोर, कोलंबियन और आर्ले क्विन। और ऊपर की ओर फ्रांसीन डॉल सिंहासन पर बैठी नजर आती है। वहीं बाहर के ग्राउंड में छोटे रैंक वाले शिरोगोने हजारों ऑटोमेटा से लड़ रहे थे, और अंदर आते ही नारूमी के साथी इन 4 पुराने डॉल से भिड़ गए, ताकि नारूमी स्टेज पर चढ़कर उस डॉल फ्रांसीन को सीधे चुनौती दे सके। इसी दौरान आर्ले क्विन बच निकलता है और नारूमी के पीछे दौड़ता है। रेना उसे रोकती है, पर वो एक झटके में ही ढेर हो जाती है। बाकी शिरोगोने हथियार लेकर सैकड़ों की गिनती में आ रहे ऑटोमेटा को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर कमजोर दिख रहे नारूमी ने अपनी पूरी शक्ति से डोल को घूसा मारा,
पर वो तस से मस तक नहीं हुई, उल्टा नेरुमी नीचे जमीन पर गिर गया। तभी लूसील और उसके साथी फातिमा, मिंगशिया और बाकी लोग भी वहां पर आ गए, जो अपने साथ एक एंजेलिना नाम का पपेट लेकर आए, जिसका चेहरा लेडी फ्रेंसिन से मिलता जुलता था। सीता और गीता कुछ सेकंड के लिए पुराने ऑटोमेटा इस चक्कर में पागल बन जाते हैं, पर डाउटोर को इस बात का पता लग गया और उसने अपने अगले ही वार से लूसील को घायल कर दिया। पर इस वार से डाउटर खुद भी घायल हो गया। उधर फातिमा और एक डॉक्टर शिरोगो ने मिलकर नेरुमी को ऑपरेटिंग टेबल पर ले जाते हैं, क्योंकि उसका एक्वाविटे इंजेक्शन खत्म होने लगा था, जिससे उसका शरीर पत्थर जैसा होने लगा। अब डॉक्टर मजबूर होकर बाकी मरे हुए शिरोगोनो के मशीन पार्ट्स निकालकर नेरुमी के शरीर में जोड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके। इसके बाद लूसील आखिरी बार उसे हिम्मत देती है कि वापस जाओ और लड़ो। उधर कॉलिन भी एंजेलिना का सच जानकर अब वापस उठ खड़ी होती है, जहां उसका सामना करते हुए एक खूबसूरत सा डार्क शिरोगो ने उस पर जहरीले सांप वाले पपेट से हमला करता है। उधर नया दोबारा से जन्मा नेरुमी अपने नए मैकेनिकल बॉडी के साथ सामने आता है और बाकी बचे ऑटोमेटा को तोड़ता जाता है। पेंटालोन आखिरी वार की कोशिश करता है, पर वो भी टाए टाए फिश हो जाता है। उधर धीरे धीरे नेरुमी फ्रेंसिन डॉल के पास पहुंच गया, जहां उसने फ्रेंसिन से जोनाफा को रोकने की बात कही। उसे पता चलता है कि वो कोई असली फ्रेंसाइन डॉल नहीं, बल्कि वो एक रिप्लिका है, और बस असली डॉल को ही पता है कि जोनाफा को कैसे रोका जा सकता है। ये सुनते ही नेरुमी गुस्से से लाल हो गया और उसने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। इधर मैसरू दोबारा से नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और शिरोगोने को नेरुमी की याद सताती है। तुझे याद न मेरी आई। तब एक आदमी उससे कहता है कि कभी किसी को अकेले आगे बढ़ने देना ही सच्चा प्यार होता है, पर शिरोगोने इस बात पर ध्यान नहीं देती। वो फिर भी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। फिर आता है वो पल जब रास्ते में नेरुमी और शिरोगोने मिलते हैं, लेकिन नेरुमी अपनी अधिकतर याददाश्त खो चुका है। अब वो उसे फ्रेंसिन डॉल समझता है। उसे ऐसा लगता है कि सारे दुखों की जड़ यही है। पर आगे से शिरोगोने कहती है कि मेरा असली नाम लियोनोर है, तुमने मुझे मुस्कुराना सिखाया था। पर नेरुमी नहीं मानता और उसे मारने का फैसला करता है। इस पर वो बस इतना कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम अपनी मर्जी कर सकते हो, पर मैं सच बोल रही हूँ। ये सुनते ही वो वार करने से पहले ऐन वक्त पर रुक जाता है और उलझन में भाग जाता है। उधर मैसरू अपने पिता के मकसद का सुराग जानने के लिए पुराने जले हुए पारिवारिक मेंशन जाता है, जहाँ वो 30 सालों से इंतजार कर रहे किसी माली से मिला। अब माली ने उसे एक डिब्बा और उसके पिता का खत दिया। ये तुम्हारे पिताजी का है, रख लो इसे, जिसमें एक खास बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की बात लिखी हुई थी। अब ये देखकर मैसरू हैरान होता है कि उसके पिता ने 30 साल पहले ही ये सब कैसे सोच लिया था। खैर, उसके अंदर जाते ही एक रिकॉर्डिंग चलती है, जिससे पता चलता है कि असल में मैसरू का पिता सदायोशी बहुत ही खतरनाक इरादों वाला इंसान था, जिसने मैसरू को सिर्फ इसलिए पाला ताकि बड़े होकर वो उसके शरीर पर कब्जा कर सके। उसने मैसरू के दिमाग में कोई बायो चिप लगाई थी, जिससे सदायोशी की यादें उसके मरते शरीर से मैसरू में ट्रांसफर हो जाए। मगर ट्रांसफर में कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए उसने ये पूरा बेसमेंट वाला इवेंट सेटअप करके रिकॉर्डिंग छोड़ दी ताकि मैसरू के दिमाग में छुपी यादें जाग सके। अब ये सुनकर मैसरू बुरी तरह से हिल गया। तभी उसे 3 बहुत ही एडवांस कठपुतलियां दिखाई देती है, जिन्हें उसके पिता पीछे छोड़ गया था। इसी बीच मैसरू ने वहां से भागना चाहा और वहां पर 2 लोग और मौजूद थे जो आर्ले के कबीले के बताए गए, और साथ ही वो मैसरू के दादा शोजी के कर्जदार भी थे। अब वो सामने आकर मैसरू पर हमला कर देते हैं। उन्हें ये ऑर्डर था कि अगर मैसरू इस कमरे में घुसा तो वो उसे मार दे, ताकि सदायोशी की दोबारा जिंदा होने की प्लानिंग रुक जाए। उधर मैसरू जैसे तैसे बचकर एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है, लेकिन तभी अचानक एक आवाज ने उसे सूटकेस खोलने का तरीका बताया, जिससे वो उन 3 कठपुतलियों की मदद लेकर हमलावरों को हरा देता है। थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि दरअसल वो आवाज एक छोटे पंछी नुमा कठपुतली की है, जिसे उसके पिता ने नए सदायोशी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाया था। पर अब वो मैसरू के साथ है। उसे ये भी पता चलता है कि शोजी अभी भी जिंदा है, मगर उसका शरीर आधा खराब हो चुका है, इसलिए उसे किसी खास लिक्विड भरे टैंक में रखा गया है। वो आदेश देता है कि मैसरू को उसके पास लाया जाए, ताकि उसे पता चले कि वो वाकई में मैसरू है या सदायोशी। बस फिर क्या था, कबीले के लोग उड़ती हुई कारों में मैसरू को उठाकर ले जाते हैं। वहाँ शोजी उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे देखता है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये मैसरू ही है। उसे तो वो बिल्कुल सदायोशी ही लग रहा था।
और इसीलिए वो उसे सदायोशी ही कहता है। इसके बाद शोजी ने मैसरू को अपना खून जबरन पिला दिया, जिससे मैसरू सदियों पुरानी अपनी पास्ट की यादें देखने लगता है। दरअसल 200 साल पहले बाईजिन नामक एक आदमी ने अपने छोटे भाई बाईजिन को छोड़ दिया और जापान आकर किसी शोजी नाम के बच्चे को डॉक्टरी और तलवारबाजी सिखाने लगा। समय के साथ साथ शोजी भी बड़ा हो गया और वो किसी विदेशी महिला एंजेलिना, जो कि लूसिल की बेटी है, उससे मिला और उसे एंजेलिना से प्यार हो गया। दोनों ने साथ में मिलकर एक सफल पपेट बिजनेस खड़ा किया। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसके साथ साथ उन्होंने डीन नामक एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसका दूसरा नाम शिरोगोने रखा जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि सदायोशी दरअसल वही बाईजिन निकला जो अलग अलग शरीरों में जीता रहा है। सारी बातें देखकर शोजी फिर भी समझ नहीं पाता कि मैसरू असल में है कौन। इसी बीच मैसरू वहां से भाग निकलता है और सीधा शिरोगोने से टकराता है, पर ये क्या, इधर वो आदमी भी उसे मारने पर उतारू हो जाता है। अंत में मैसरू जब किसी पहाड़ से गिर रहा होता है तब उसे याद आता है कि बाईजिन यानी कि सदायोशी ने सदियों से ये कहानी रची थी ताकि वो दूसरे लोगों के शरीर लेता रहे, जैसे कि शिरोगोने का बचपन बिगाड़ा, खुद मैसरू का पिता बना ताकि एक दिन अपनी यादें बेटे के शरीर में ट्रांसफर कर सके। और तभी फेसलेस नाम का इससे भी ज्यादा बेकार शख्स सामने आता है। असल में वही बाईजिन है जो कि एक और शरीर में था। ओ माय गॉड, कितनी कंफ्यूजन है यार। वो शिरोगोने को उठा लेता है और साथ ही मैसरू को धमकी देता है कि अगर शिरोगोने को बचाना है तो मेरे खेल में उतरो, वरना मैं तुम्हारी बॉडी पर भी कब्जा कर लूंगा। कि तभी अचानक सबको एक एक करके ज़ुनाफा का अटैक शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया भर में ज़ुनाफा का प्रकोप बढ़ जाता है, जैसे कि कोरोना का बढ़ गया था। एक और जहां वो फेसलेस टीवी पर सामने आकर विशाल कठपुतलियां तमाम जगहों पर फैलाता है, वहीं मैसरू अपनी कठपुतली पर चढ़कर उनसे लड़ता है। पर दरअसल बात ये थी कि वो पपेट्स ज़ुनाफा बग से बने थे। उधर नेरुमी हैरी नाम के मशीन से वायरस मिटाने की कोशिश करता है। चारों तरफ डर का माहौल बढ़ता जाता है और फिर आखिरकार मैसरू एक रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचता है जहां पर फेसलेस छिपा था। इधर लियोनोर, जो कि शिरोगोने का असली नाम है, एक पागल ऑटोमेटन हार्ले क्विन के हाथों शादी का जोड़ा पहनने को मजबूर होती है, पर नेरुमी उसे बचा लेता है और साथ ही अपने प्यार का इजहार भी करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उधर मैसरू ऑर्बिट में फेसलेस से लड़ता है। अब फेसलेस ने दोबारा मैसरू का दिमाग ओवरराइड करना चाहा, पर लियोनोर के खून में मिली एक्वाविटे की ताकत मैसरू के शरीर में भी पहुंची थी, जिससे उसने फेसलेस की डाउनलोडिंग को ही फेल कर दिया और फिर वो फेसलेस के अंतरिक्ष स्टेशन का रास्ता मोड़कर समुद्र में गिरा देते हैं। वहीं दूसरी ओर लियोनोर गाना गाकर दुनिया भर में ज़ुनाफा के मरीजों को शांत करती है और अंत में फेसलेस अपने ऑटोमेटा के साथ ही मरना पसंद करता है। 6 साल बीत जाने के बाद नेरुमी और शिरोगोने शादी कर चुके हैं। वो लोग दुनिया घूमकर सर्कस के शो करते हैं। उधर मैसरू उसी तरह टेडी बियर वाली कॉस्ट्यूम पहनकर उनके शो की एडवर्टीजमेंट कर रहा है और इस तरह काराकुरी सर्कस खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार एनिमे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।